मदन नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा सर पर लकड़ियों का बोझ उठाए लगातार चला आ रहा था। अरे बाप रे, चलते चलते हालत खराब हो गई है। न जाने हम गरीबों के नसीब में कब तक यूं ही गरीबी में जीना लिखा हुआ है। सोचा था कभी तो मरने से पहले कुछ सुख देखूंगा, लेकिन लगता है मेरा ये सपना सपना बनकर ही रह जाएगा। ये सब सोचते सोचते कुछ देर बाद वो थका हारा घर पहुंच जाता है, जहां उसका इकलौता बेटा दिनेश उसका इंतजार कर रहा था। बाबा अब आ रहे, कब से काम पर निकले हुए, अब आ रहे, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अब अकेली हड्डियां कितना ही काम कर लेंगी बेटा, इसलिए तो कहता हूँ बाबा मुझे भी अपने साथ काम पर ले चला कीजिए, दोनों साथ में बैठकर काम कर लेंगे। अरे मेरे रहते हुए तू क्यों काम करेगा, मैंने कहा तो मैं सब संभाल लूंगा। बाबा मैंने एक बार कह दिया ना, हम दोनों अकेले काम पर नहीं जाएंगे, बल्कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगा, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो आपकी भी मदद हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, मैं खाना खाने के बाद लकड़ियां बेचने बाजार जाऊंगा, तब तू भी साथ चल लेना। हाँ ठीक है। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं, जिसके बाद वो दोनों साथ में लकड़ियां बेचने निकल पड़े। कुछ देर बाद अरे वो भाई ये लकड़ियां तुम मुझे दे दो, इनके बदले में तुम्हें 50 रुपए दे दूंगा। 50 रुपए? हाँ ये भी सही है। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे सही है बाबा, हम इतनी मेहनत से घने जंगल में जाकर इतने खतरनाक जानवरों के बीच आप बिना सोचे समझे इतनी मेहनत से लकड़ियां सर पर उठाकर लाते हैं, और आप कहते हैं कि सिर्फ 50 रुपए? नहीं नहीं ये बहुत कम है, आप ऐसा कीजिए हमें इन दोनों गट्ठर के 100 रुपए दे दीजिए। इस बूढ़े के साथ जो लड़का है वो तो बड़ा ही तेज है। देखो मैं तुम्हें बस 70 रुपए दे सकता हूँ, बाकी लकड़ियां ही तो हैं, मैं किसी और से ले लूंगा। ठीक है काका, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन हमने इतनी मेहनत की है, इतने सस्ते में तो हम नहीं बेच सकते। अरे रुको रुको, नाराज मत हो, ये लो 100 रुपए ले जाओ। 100 रुपए देकर वो आदमी वहाँ से लकड़ियां लेकर चला जाता है। ये तो कमाल हो गया बेटा, आज तक मैंने इतने पैसे नहीं कमाए एक दिन में, तुमने तो जादू कर दिया। तो क्या गलत कहा मैंने? अब आप ही बताइए, कितनी मेहनत करते हैं हम, लेकिन ये लोग हमें कितने कम पैसे देते हैं, इसीलिए बोलना भी जरूरी है। अब अगले दिन से मदन के साथ दिनेश भी जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगा और उसके साथ आकर लकड़ियां बेचने भी लगा। फिर कुछ दिन बाद आज हमें ज्यादा लकड़ियां काटनी होगी बेटा, घर में जलाने के लिए कुछ नहीं बचा। हाँ हाँ परेशान न हो बाबा, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। अब दोनों मिलकर लकड़ियां काटने लगते हैं कि तभी शाम के वक्त उन्हें किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आती। वो उस आवाज की ओर जाकर देखते हैं तो एक तांत्रिक एक खरगोश की बलि दे रहा होता है। आज बड़े वक्त बाद ये मौका मिला है, इस दिन का कब से इंतजार था मुझे। अरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो, इस मासूम की बलि क्यों दे रहे हो? ए लड़के कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मेरे रास्ते में मत आओ। मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा, इस मासूम की बलि नहीं लेने दूंगा। अच्छा तू रोकेगा मुझे? देख लड़के ये तेरे लिए ठीक नहीं होगा। उन दोनों में काफी देर तक बहस होती है और इन सब में मुहूर्त का वक्त निकल जाता है। मूर्ख, तूने मेरे कितने सालों की मेहनत बर्बाद कर दी, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गुस्से में तांत्रिक उठता है और एक मंत्रित पानी उसके ऊपर फेंकने वाला होता है कि तभी मदन बीच में आ जाता है और देखते ही देखते वो चूहा बन जाता है। देखा मुझसे पंगा लेने का नतीजा। ऐसा कहकर अब वो तांत्रिक वहाँ से गायब हो जाता है। बाबा अब मैं क्या करूं? घबराओ नहीं, वहाँ देखो जंगल के उस तरफ एक रोशनी जल रही है, चलो वहीं चलते हैं, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। शायद तुम सही कह रहे हो। अब दिनेश अपने पिता यानी उस चूहे को लेकर उस खरगोश के साथ उस तरफ चल पड़ता है, जहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आग जलाकर बैठी है। दिनेश ने उस बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताई। उस तांत्रिक का जादू तभी खत्म होगा जब तुम उसके 5 रहस्यमयी सवालों के जवाब दोगे। उसके क्या 5 सवाल है बूढ़ी अम्मा? तो सुनो, पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा बलिदान क्या है? दूसरा सवाल, सबसे बड़ा सुख क्या है? तीसरा सवाल, सबसे बड़ा धन क्या है? चौथा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? और 5वां सवाल, सबसे बड़ा सत्य क्या है? लेकिन इन सवाल का जवाब मुझे कहाँ मिलेगा? इस जंगल की पूर्व दिशा की ओर एक जादुई पेड़ है, वही तुम्हें सारे सवालों का जवाब देगा, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए तुम्हें काफी दिक्कतें आ सकती हैं। अपने पिता को बचाने के लिए मैं सब करूँगा। अब वो आगे की ओर बढ़ता है, रास्ते में उसे एक बड़ा सा भालू मिलता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मैं थोड़ा डरपोक हूँ, कभी कभी मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता, लेकिन अपने पिता को बचाने के लिए मैं सब करूँगा। तुम बहादुर होने के साथ साथ सच्चे इंसान भी हो।
फिर वो आगे बढ़ता है जहाँ 4 रास्ते अलग अलग तरफ जा रहे। तभी उसे आवाज आती है, सिर्फ एक रास्ता तुम्हें जादुई पेड़ की तरफ ले जाएगा, लेकिन ध्यान रहे अगर तुम गलत रास्ते पर गए तो हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाओगे। सोच लो। मेरा दिल कहता है सरल रास्ता सही नहीं है, कठिन रास्ता ही मुझे सही राह पर ले जाएगा। कुछ देर बाद वो उस जादुई पेड़ के पास पहुँच जाता है। तुम यहाँ तक आ ही गए, आज तक यहाँ कोई नहीं पहुँच पाया। अब बताओ क्यों आए हो तुम यहाँ? जादुई पेड़, मैं आपसे 5 रहस्यमय सवालों के जवाब लेने आया हूँ ताकि मेरे बाबा उस तांत्रिक के जादू से आजाद हो सके। मेरे बाबा के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, इसलिए मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। मैं अपने बाबा को चूहे से इंसान बनाकर ही रहूंगा। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। पूछो, क्या पूछना चाहते हो तुम, जिन्हें जानने के लिए तुम इतने कष्ट झेल कर यहाँ आए हो? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा बलिदान क्या है? तुम्हारे साहस और ईमानदारी मुझे प्रसन्न कर रही है। सबसे बड़ा बलिदान वो है जब कोई अपनी खुशी और जरूरतों को दूसरों के लिए त्याग देता है, जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देती है। वैसे ही बलिदान का आधार निस्वार्थता है। वाह, क्या बात है। अच्छा, दूसरा सवाल कि सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख वो नहीं जो दिखावा हो, जैसे गाड़ी, पैसा। सच्चा सुख तो आपका अपनों के साथ बिताया हुआ वो समय है जो कभी लौट कर नहीं आता। साथ ही दूसरों की मदद करके जिस सुख की अनुभूति होती है वही सच्चा सुख है। और तीसरा सवाल कि सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन संतोष है। अगर तुम संतुष्ट हो तो तुम्हारे पास सब कुछ है। लालच और असंतोष इंसान को कभी खुश नहीं रहने देता। चौथा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत एकता और आत्मविश्वास में है। जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं तो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, पांचवा सवाल, सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो है उसी को स्वीकार करना सीखो। खुद को पहचानना और समझना ही सबसे बड़ा सत्य है। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उनसे दूर भागने की जगह उन पर काम करो। जो सत्य से दूर भागता है वो कभी खुश नहीं रह पाता। जैसे उसे इसके 5 सवाल के जवाब मिलते हैं तभी एक तेज रोशनी प्रकट होती है और दिनेश के पिता फिर से मनुष्य रूप में बदल जाते हैं। बाबा, आप ठीक हो गए? मेरे बाबा ठीक हो गए। हे दिव्य वृक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी समय वो खरगोश भी एक चमकदार रोशनी में लिपट जाता है और उसकी जगह एक राजकुमारी प्रकट होती है। मैं फिर इंसान बन गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक राजकुमारी हैं? हाँ, मैं एक श्रापित राजकुमारी थी, इसलिए वो तांत्रिक मेरी बलि देना चाहता था, लेकिन आज तुम्हारे कारण मेरी जान बच गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मैं चाहती हूँ कि हम एक साथ जीवन भर रहें। दिनेश इसके लिए हाँ कर देता है और महाराज भी अपनी बेटी को पाकर बड़े खुश थे। अब वो खुद इन दोनों की शादी करवा देते हैं। अब वो दिनेश और उसके पिता को भी महल में ही अपने साथ रख लेते हैं। दिल्ली के पुराने इलाके दरियागंज की एक गली में हर सुबह एक पुराना तवा सुलगता था। तवे पर जब पराठा सिकता तो पूरी गली में खुशबू फैल जाती थी। वो खुशबू किसी होटल से नहीं बल्कि वो खुशबू आती थी कमला दीदी के ठेले से। लोग उसे प्यार से बुलाते थे पराठे चटनी वाली। उसकी हरी चटनी का स्वाद ऐसा था कि लोग महंगे रेस्टोरेंट छोड़कर वहीं आ जाते थे। पर कमला की जिंदगी पराठों से ज्यादा तपती थी। एक रोज सुबह के 5 बजे झुग्गी की दीवारों से धुआं उठ रहा था। कमला एक हाथ से बेलन चलाती, दूसरे हाथ से अपनी बेटी गुड्डी को जगाती। गुड्डी, बेटा उठ जा, स्कूल नहीं जाएगी क्या? माँ, जरा और सोने दो ना। नहीं बिटिया, जिस दिन तू सो गई ना उसी दिन तेरे सपने भी सो जाएंगे। उठ जा मेरी लाडो, अब तू तो मेरी आखिरी उम्मीद है। अपनी माँ की बात सुनकर उसकी आंख खुल जाती है। फिर हाथ मुंह धोकर वो उसके बालों में तेल लगाती है। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, फिर मैं तुझे स्कूल छोड़ते हुए काम पर निकल जाऊंगी। 8 साल की गुड्डी अपनी माँ की बात सुनकर स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। ये ले, अपना टिफिन रख ले। क्या दिया है माँ? पराठा और चटनी। मुझे बहुत पसंद है माँ।
अब वो अपने पुराने के ठेले पर एक तरफ थोड़ा सा सामान रखकर और एक तरफ गुड्डी को बिठाकर स्कूल तक छोड़ने जाती है। झोपड़ी से घर तक का सफर वो आधे घंटे में तय कर लेती है। अच्छा गुड्डी, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। माँ वो, हाँ बोलना गुड्डी, क्या हुआ रे, तू उदास क्यों हो गई? वो मैडम कल फीस भरने के लिए कह रही थी। चिंता मत कर गुड्डी, मैं कुछ न कुछ करके 1-2 दिन में फीस भर दूंगी तेरे। घबराई हुई से गुड्डी स्कूल के अंदर चली जाती है और कमला अपनी थैली लेकर सड़क की ओर चल पड़ती है। फिर कुछ देर बाद ही वो सड़क किनारे पहुंचती है। पुराना तवा, टीन की बाल्टी में आटा और 2 छोटे डिब्बे, एक में हरी चटनी, दूसरे में लाल। चल कमला, आज थोड़ी ज्यादा बिक्री हो जाए तो गुड्डी की फीस भर दूंगी। अब कमला अपना ठेला लगा लेती है। कुछ देर बाद उसके पास से गुजरता एक रिक्शे वाला आवाज देता है, कमला दीदी, आज क्या बनी चटनी? हरी धनिया पुदीना वाली, राजू जो तुझे बड़ी पसंद है। तो 2 पराठे दे दो दीदी, पेट तो आज तेरा ही पराठा भरेगा। अब कमला पराठा सेकती है। तवे पर घी की सौंधी खुशबू और चटनी की महक से गली महक उठती है और धीरे धीरे कर लोग उसके पास आने लगे, जिससे उसे थोड़ी सी कमाई होने लगी। ऐसे ऐसे सुबह से शाम हो जाती है। चलो शुक्र है, कम से कम गुड्डी की फीस भरने लायक पैसे तो जमा हो गए। अब कल ही स्कूल जाकर उसकी फीस भर दूंगी। सारा दिन पराठा सेकते सेकते खड़े खड़े कमला थक गई थी। शाम को थकी हारी वो घर लौट आती है, जहाँ गुड्डी किताब लेकर घर में चुपचाप पढ़ाई कर रही थी। मेरी बच्ची, पढ़ खूब पढ़ और पढ़ लिख कर खूब बड़ा बन और अपनी इस गरीब माँ का नाम रोशन कर। चल अब मैं खिचड़ी बना देती हूँ, आज दोनों वही खाकर सो जाएंगे। तू खा तो लेगी ना बिटिया खिचड़ी? मेरी माँ के हाथों में कमाल का जादू है, जो भी बनाती है स्वादिष्ट ही बनाती है, मैं खा लूंगी माँ। ऐसे ही समय बीतता है। रोज का उनका यही नियम था कि गुड्डी को स्कूल छोड़ने के बाद कमला अपने काम पर चली जाती। वो दिन रात मेहनत करती थी। कमला, तू दिन रात मेहनत करती है पर अब भी झुग्गी में क्यों रहती है? कहाँ जाऊं बहन, जो थोड़ी बहुत पैसे कमाती हूँ मैं, वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए जोड़ कर रखती हूँ कि उसके काम आ जाए। जब किशोर जी थे तो सब कुछ था, वो जितना भी कमाते थे उसी में हम दोनों को खुश रखते थे। तो फिर भाई साहब को हुआ क्या था? वो मिल में काम करते थे, फिर एक दिन मशीन में फंस कर गया कि फिर लौटा ही नहीं। उसके जाने के बाद ये ठेला ही मेरा घर बन गया और गुड्डी मेरी जिंदगी। अब तो उसी को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना है। पर तू बड़ी हिम्मत वाली है रे कमला, इतना सब होने के बाद भी तू हिम्मत नहीं हारी। अब गरीब की हिम्मत ही उसकी पूंजी होती है, रोकर तो पेट नहीं भरता, थोड़ी हिम्मत तो रखनी पड़ती है। इसी तरह कमला अपनी बेटी के साथ दिन काट रही थी। फिर एक दिन शाम को जब कमला दुकान समेट रही थी, तभी इलाके का ठेकेदार रंजीत वहां आ गया। अरे ओ कमला, ये ठेला यहाँ किससे पूछ कर लगाया? ये जगह मेरी। भाई, मैं तो यहाँ सालों से बैठती हूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। मुझे दी है, अब से रोज 20 रुपए लगेंगे बैठ की, क्या समझी? खाली पीली तू ही पैसे कमाएगी, मैं कुछ न कमाऊं क्या? 20 रुपए, वो भी रोज? हाँ, वरना ठेला उठवा दूंगा तेरा, समझी? ऐसा कहकर वो वहां से चला गया और कमला की आंखों से आंसू गिरते हैं। हे भगवान, गरीब को चैन से 2 रोटी भी नहीं खाने देगा कोई, मेरी बेटी का क्या होगा? उस रोज कमला को यही चिंता सताती रही। फिर शाम को वो घर पहुंची तो चुपचाप बैठी हुई थी। अपनी माँ को वो उदास देख गुड्डी ने पूछा, आज तो इतनी चुप क्यों है? कुछ नहीं बेटा, बस थक गई हूँ। माँ, मैं जानती हूँ तू किसी बात को लेकर परेशान है। देख लेना माँ, एक दिन मैं बड़ी होकर तेरे लिए दुकान खोलूंगी, ठेला नहीं। और जब मैं खूब कमाने लगूंगी ना, तो तुझे कोई काम नहीं करने दूंगी, तू बस आराम करना, हार मत मानना माँ। ये सुनकर कमला की आंखें भर आती हैं। तेरी बातों में ही मेरी ताकत है मेरी बच्ची। अगली सुबह वो ठेला लेकर काम पर चली गई। लेकिन कुछ देर बाद, अरे ये मौसम अचानक से इतना खराब क्यों हो गया? तभी आती तेज बारिश से थोड़ा सा पानी उसकी चटनी में भी गिर गया। बारिश होती देख ग्राहक भी वहां से भागने लगे। अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? अब इतनी बारिश में कौन खाएगा तुम्हारे चटनी पराठे? फिर तेज आंधी तूफान आने लगता है और तेज आंधी तूफान की वजह से तवा उड़ जाता है, साथ ही चटनी के डब्बे भी बह जाते हैं। अरे मेरे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? तभी वहां से गुजरता एक नौजवान अर्जुन, जो कि एक सोशल वर्कर होता है। अरे ये क्या हुआ?
कुछ नहीं बेटा, बारिश मेरा रोजी रोटी का गुजारा ले गई। आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। कमला बारिश में भरी होती है। आसपास उसका सारा सामान बिखरा हुआ होता है जिन्हें वो समेटने की कोशिश कर रही होती है। फिर अर्जुन फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। एक माँ की रसोई बारिश में बह गई पर उसका हौसला नहीं। बारिश के थमने के कुछ देर बाद ही उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। कई लोग दान करने आते हैं, कोई तवा लाता है, कोई डिब्बा, कोई पैसे और भी बहुत कुछ। ये सब क्या हो रहा है बेटा? आपकी कहानी वायरल हो गई, लोग आपकी मेहनत को सलाम कर रहे हैं। भगवान सबको तेरे जैसा बेटा दे, तू हमेशा खुश रहे। फिर कुछ ही हफ्तों में अर्जुन की मदद से कमला को एक छोटा सा दुकान का कोना मिल जाता है जिसका नाम रखा जाता है गरीब चटनी पराठे वाली। देखा गुड्डी, अब ठेला नहीं दुकान है हमारी। अब तो सबसे बड़ी रसोई वाली बन जाएगी माँ। और अब कोई रंजीत तुम्हारा तवा नहीं पलटेगा। और ये सब तुम्हारे कारण हो पाए है अर्जुन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कमला कमाल की चटनी बनाती थी। उसकी बनाई हुई चटनी सबको बड़ी पसंद आती थी। फिर धीरे धीरे कमला की दुकान मशहूर हो जाती है और टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने आते हैं। कमला जी, इतने सालों से मेहनत का राज क्या है? राज बस इतना है, भूख चाहे पेट की हो या इज्जत की, दोनों का इलाज मेहनत है। मैंने आटा बेलते बेलते सीखा है कि गरीब को कोई नहीं उठाता, उसे खुद उठना पड़ता है। अब कमला का जीवन बदलने लगता है। अब उसके ग्राहक बढ़ने लगते हैं जिससे उसकी आमदनी ठीक ठाक होने लगती है। फिर 5 साल बाद गुड्डी अब एक बड़ी शेफ बन चुकी है, एक बड़े होटल में काम करती है। अब गुड्डी भी अच्छे पैसे कमाने लगती है और कुछ समय बाद वो भी अपनी माँ के साथ बिजनेस को और आगे बढ़ाती है और एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेती है। और अब वो खुद का बड़ा सा घर बना लेती है, साथ ही बड़ी गाड़ी भी खरीद लेती है जिसमें बिठाकर गुड्डी अपनी माँ को सैर करवाती है।